नमस्कार साथियों, क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जिसमें हम लोगों ने लैंगिक मसले और धार्मिक मसले के बारे में पढ़ लिया था कि राजनीति में उसका क्या स्थान है। आज हम लोग बहुत ही बर्निंग इशू, ज्वलंत मुद्दा या हॉट इशू जिसे कहते हैं, जाति का राजनीति में और राजनीति का जाति में क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जाति इतना ज़्यादा भारत की राजनीति में घुस गई है जिसे निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। कहा जाता है कि अरे भाई, जाति क्यों नहीं जाती। जाति एक ऐसी चीज़ बन गई है जो जाति ही नहीं है। क्यों ना हम लोग कितना भी वैज्ञानिक प्रगति कर ले, लेकिन जाति नहीं जाती है। आज लोगों की पहचान आदमी से नहीं, उसको जाति के नाम से जाना जाता है। हर ऑफिस में वर्मा जी, शर्मा जी, मिश्रा जी, चौबे जी, यादव जी हैं, लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता, टाइटल सबको जानता है। व्यक्ति की पहचान उनकी जाति से हो गई है। तो सोच लीजिए कि समाज में, ऑफिस में, कार्यालयों में, विद्यालयों में जब जाति इतना ज़्यादा महत्व रखता है तो राजनीति में कितना महत्व रखता होगा। अब जाति जो है वो भारतीय राजनीति की एक अनूठी व्यवस्था है। जाति और भी दूसरे देशों की व्यवस्था नहीं है। दूसरे देशों में क्लास हैं, दूसरे देशों में और भी मुद्दे हैं, जैसे धार्मिक मुद्दे हैं, लेकिन ये जाति वाली जो बात है, जाति वाली जो विषाणु है, यह जीवाणु है, कह सकते हैं कि वो भारतीय राजनीति की एक अनूठी व्यवस्था है। तो जाति क्या भूमिका निभाती है भारतीय राजनीति में, इसको हम लोगों को देखना है। हम लोग अक्सर बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुनते हैं कि चुनाव लड़ना है भाई तो कैश और कास्ट, दो चीज़ जरूर रहना चाहिए। 2C का बहुत बड़ा महत्व है, कैश और कास्ट। अगर पैसा नहीं है और आपके कास्ट की संख्या अच्छी नहीं है तो फिर आप चुनाव लड़ने की नहीं सोचिए। तो ये राजनीति में जाति का महत्व है। रजनी कोठारी जैसे बहुत बड़े राजनीतिक विद्वान ने लिखा है कि कोई भारत में कहीं भी रहे, वो अपने जाति से ऊपर नहीं उठ सकता है। न जाति के जाल से, मक्कड़ जाल से वो बाहर नहीं जा सकता। वह व्यक्ति निकलना भी चाहे तो दूसरे लोग उसको वहाँ पर धकेल देते हैं। तो रजनी कोठारी का यह वाक्य बहुत ही परफेक्ट है भारतीय राजनीति के संदर्भ में कि कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में कहीं भी रहे, जाति के मक्कड़ जाल से बाहर नहीं निकल सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि राजनीति में जाति का क्या महत्व है। कैसे हम लोग को लगता है कि हमारी जो राजनीति है वो जातिग्रस्त हो गई है। तो हमारी राजनीति जातिग्रस्त हो गई है। हर राजनीतिक पार्टी किसी भी संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों को उतारते समय, उम्मीदवारों को टिकट देते समय इस बात का ध्यान रखती है कि उस क्षेत्र में किस जाति की संख्या अधिक है। सोचिए, उम्मीदवारों की योग्यता की बात नहीं की जाती है, उम्मीदवारों की जाति की संख्या देखी जाती है। दूसरा, राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपने क्षेत्र में जातिगत भावनाओं को उकसाने की बात करते हैं। वो जातिगत अपने जातियों को डराते हैं, धमकाते हैं, लुभाते हैं, कहते हैं कि अगर आप हमें वोट नहीं दीजिएगा तो दूसरी जाति वाले आप पर हावी हो जाएंगे। इस तरह की बातें भी उठती हैं। चुनाव प्रचार में भी जाति का बहुत ज़्यादा रोल होता है। चुनाव उम्मीदवार उतारते समय रोल होता है। अब जब सरकार बनने की बारी आती है तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि हर जाति का, विशेष करके मुख्य जातियों को कुछ न कुछ स्थान मंत्रिमंडल में मिले जिससे जनता में आक्रोश ना हो। बहुत सारे जातीय समीकरण आगे की कक्षा में आप लोग पढ़ेंगे कि जातीय समीकरण है। बड़ा ही हंसी भी आएगा आपको कि अरे वाह, हम लोग तो मैथ में समीकरण पढ़ते थे, लेकिन ये कैसे कैसे समीकरण हैं, MY, DMY, अजगर। तो ये सब जातीय समीकरण हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा कि ये अजगर, ये MY का मतलब क्या होता है। तो ये राजनीति में जातीय समीकरण है। तो सरकार बनाते समय भी जो है नेता लोग वो जाति को देखते हैं, मंत्रिमंडल के निर्माण में देखते हैं, जातीय भावनाओं को उठाते हैं, और बहुत सारे जातिगत संगठन होते हैं उससे वो संपर्क में रहते हैं। सरकार भी जैसे जाट आंदोलन चलता है तो उसको भी साधने की कोशिश करते हैं। पाटीदार आंदोलन चलता है गुजरात में, आप लोग देखते होंगे कि एक अमीर जाति को राजनीति देने के लिए, सक्षम जाति को आरक्षण देने के लिए
गुजरात में कितना बड़ा आंदोलन चला और लग रहा था सरकार बदल जाएगी, सरकार को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। तो इस तरह के इंडिया के सभी क्षेत्रों में कमोबेश ये जातीय उपद्रव होते हैं और राजनीतिक नेता लोग उसमें अपनी रोटी सेकते हैं। ये भारतीय राजनीति की एक अनूठी व्यवस्था है कहा जाए तो। ये राजनीति का जो है, राजनीति में जाति का प्रवेश था। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या जाति भी राजनीतिग्रस्त हो गई है? हाँ, तो जाति भी राजनीतिग्रस्त हो गई है। राजनीति में तो जाति आ ही गया है, जाति में भी राजनीति आ गया है, दोनों वाइस वर्सा हो गया है। जैसे अब कोई जाति थी, वो छोटी जाति है, तो वो जाति चाहती है कि और भी अपने समकक्ष जातियों के साथ मिलकर के एक बड़ा गुट बनाया जाए। तो हर एक जाति अपना साइज बढ़ाना चाहती है और साइज बढ़ाने के चक्कर में वो गोत्र और भी तरह तरह की बातें हटा देती है। जैसे बहुत सारे संगठन आप लोग देखते होंगे, वैश्य समाज, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज। तो ये जो समाज हैं, पहले ब्राह्मण में भी काफ़ी ऊंच नीच वाली बात होती थी। एक ब्राह्मण कहते थे हम दूसरे से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय से अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। लेकिन इस राजनीति के चक्कर में सब जो समकक्ष जातियां हैं वो एकजुट होना चाहती है। एकजुट होंगी तो उनकी जो है वोट की संख्या बढ़ेगी, और वोट की संख्या बढ़ेगी तो राजनीति में उनकी हैसियत बढ़ेगी। तो यह भी बात है, एक जाति अपने समकक्ष जातियों के साथ गठबंधन करती है। दूसरा, न केवल अपने गोत्रों के साथ बल्कि और भी जाति, बहुत सारी जातियों के साथ भी ग्रुप बनता है जिसको वर्ग कहते हैं। जातियों का एक वर्ग बन जाता है जो बहुत ही फेमस वर्ग है, जो सभी जानते हैं। हर ऑफिस में, हर हिंदुस्तान के हर जगह पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड, सवर्ण जाति और पिछड़ी जाति। मंडल कमीशन 1990 में आने के बाद पूरे देश जो है दो भाग में बट गया, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। हर ऑफिस अभी बैकवर्ड फॉरवर्ड में बटा हुआ है। ये कड़वी सच्चाई है भारतीय राजनीति का और भारतीय समाज का। तो यहाँ पर वर्ग भी बनते हैं, फिर और भी बहुत सारे वर्ग बनते हैं। हम लोग झारखंड में भी देखते हैं कि सदान मोर्चा है। तो सदान मोर्चा का मतलब कोई एक जाति का मोर्चा नहीं है, वो बहुत जातियों का ग्रुप है। तो जाति अपने साइज को बढ़ाना चाहती है, जाति वर्ग बनाती है। और इसका सबसे बड़ी बात है, इसके लाभ और हानि दोनों हैं। अब कहा जाए कि जातीय राजनीति का लाभ क्या हो सकता है भला, ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। चूँकि यहाँ पर भारत में या फिर आधुनिक लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू हुआ है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात सभी वयस्क व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। हर एडल्ट एक वोट दे सकता है और सभी के वोट का वैल्यू भी बराबर है। तो वैसी जातियाँ जो उपेक्षित रहती थी सामाजिक रूप से, जिनका बहिष्कार किया जाता था, जिनको सब बहुत महत्व नहीं दिया जाता था, उनमें गौरव की भावना आई है। उन लोग को लगा कि अरे हमारे वोट से भी सरकार बन सकती है, गिर सकती है। तो उसमें गौरव की भावना आई है और राजनीतिक दल के लोग उन जातियों को भी पूछने लगे हैं, उन जातियों को सम्मान मिलने लगा है, उचित सम्मान मिलने लगा है। तो उनका उत्थान होना शुरू हुआ है। और जब एक व्यक्ति एक वोट का जब कॉन्सेप्ट आया तो ना केवल ये जातियाँ केवल वोट दे के शांत हो जाती हैं, बल्कि ये डिमांड करती हैं कि भाई हमारा जो राज्य की संपत्ति है उसमें कुछ बंटवारा हो, राज्य में जो अवसर हैं नौकरी के उनमें कुछ हमारी हिस्सेदारी हो। अभी आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जब आदिवासियों को, हरिजनों को सरकार आवास देती है, ज़मीन आवंटन करती है। तो यूं ही ऐसी बात नहीं है कि नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है और राज्य सरकार का कर्तव्य है इसलिए दे देती है। दरअसल वहाँ भी वोट बैंक साधने की बात होती है। तो ये जो है एक व्यक्ति एक वोट का जो कॉन्सेप्ट है वो वंचितों को, पिछड़ों को आगे बढ़ाने में, उनको विकसित करने में एक रोल निभा रहा है। और इन जातियों में भी गौरव की भावना आई है, एकजुट हुए हैं, निर्भीक हुए हैं और राज्य की जो है दौड़ में, विकास की दौड़ में ये शामिल हुए हैं। ये जाति की राजनीति का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक सकारात्मक पहलू है। लेकिन दूसरी बात है कि इसके नकारात्मक पहलू सबको जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी पुस्तक के अनुसार चर्चा करते हैं कि इसके नकारात्मक पहलू क्या हैं। तो इसका नकारात्मक पहलू है कि ये जातिगत राजनीति से हमारे समाज की, हमारे राजनीति की बहुत जगहसाई होती है और जो बड़े मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाते हैं।
विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, जाति के मामले आगे बढ़ जाते हैं। गरीबी, भ्रष्टाचार के मामले, अब अपने जाति का नेता भ्रष्टाचार भी करे तो वो ठीक ही लगता है, उसको लोग पर्दा डाल देते हैं कि कोई बात नहीं, अपनी जाति का नेता है। और विकास ना भी करे तो बात चलती है, लोग अगले भले नाराज होते हैं, लेकिन अगले वोट में फिर वो कुछ ऐसा भावनात्मक अपील वो नेता या वो पार्टी कर देती है कि उसी को वोट दे देते हैं। तो जाति की राजनीति के कारण जो असली मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार की, गरीबी की, विकास की, वो पीछे छूट जाते हैं और जाति ही हावी हो जाती है। देश का विकास इससे प्रभावित होता है, और न केवल देश का विकास प्रभावित होता है बल्कि कहा जाए कि पूरा समाज विषाक्त हो जाता है। तो ये जाति के राजनीति का हानि है। अब आप लोग कहिएगा कि ये राजनीति जो है जाति की, ये वोट बैंक के कारण शुरू हुआ, आज़ादी के बाद शुरू हुआ होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जाति की राजनीति आज़ादी के पहले ही प्रारंभ हो गई थी। आप लोग याद करिए 1932 ईस्वी का पूना पैक्ट, जिसमें गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था, जहां अलग चुनावी क्षेत्र को मांग को लेकर के अंबेडकर जी अड़े हुए थे और गांधी जी को डर लगता था कि अगर अलग चुनाव क्षेत्र दे दिया जाएगा तो फिर हिंदू समाज का बंटवारा हो जाएगा, आंदोलन धीरे हो जाएगा, हमारी राजनीति खराब हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। तो इस तरह की बातें अंग्रेज़ों ने ही बांटना शुरू कर दिया। उन लोगों का तर्क था कि नहीं, हम तो विकास करना चाहते हैं सभी जातियों का। अब कितनी सच्चाई थी, नहीं थी, और उसका क्या लाभ हुआ है, आप लोग आगे की कक्षाओं में और अपनी समझदारी से इस बात को समझेंगे ही। लाभ भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि लाभ नहीं हुआ है इन रिजर्वेशन का या फिर अलग जो है आरक्षित क्षेत्रों का। तो जाति की राजनीति में बहुत बड़ा महत्व है, और इस बारे में मुझे लगता है कि हर कोई कुछ न कुछ विचार रखता है, लेकिन हम लोगों ने अपना ध्यान अपने NCERT पुस्तक जो है उसी पर रखा कि राजनीति का जो है जाति में क्या रोल है और राजनीति में जाति का क्या रोल है, किस प्रकार हमारी राजनीति जाति से अफेक्टेड रही है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, अपने विचार को रखें। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने जाति की राजनीति में भूमिका देखा, लेकिन ऐसा मन नहीं बना लीजिएगा कि जाति ही राजनीति में सब कुछ है। इसके कुछ विरोधाभास भी हैं। इसके क्या विरोधाभास हैं, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। इसमें विरोधाभास ये है कि किसी भी संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में किसी भी जाति की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि केवल उसी जाति की वोट से, उसी जाति के मत से कोई उम्मीदवार जीत जाए, पहली बात। दूसरी बात है कि कोई भी उम्मीदवार या कोई भी राजनीतिक पार्टी इतनी सक्षम नहीं है कि किसी जाति के सारे वोट 100% वोट उसी को मिल जाए। तीसरी बात कि अगर किसी जाति के संख्या ज़्यादा है किसी क्षेत्र में, तो ऐसे भी नहीं है कि किसी खास पार्टी को या किसी खास उम्मीदवार को ही वहाँ खड़ा होने का अधिकार है। बहुत सारी पार्टियाँ उस जाति के उम्मीदवार को खड़ी कर सकती है, और जिसमें वोट का बिखराव हो सकता है। तो वहाँ पर ज़्यादा संख्या वाली जाति हार जाएगी, कम संख्या वाले जाति के उम्मीदवार या कोई दूसरा विकास पसंद उम्मीदवार, विकास की बात करने वाला उम्मीदवार, जनता का चहेता उम्मीदवार जीत जाएगा। तीसरी बात है, भले ही एक ही जाति के लोग हों, लेकिन उसमें भी अमीर और गरीब होते हैं, और अमीरों का हित अलग होता है, गरीबों का हित अलग होता है। तो अगर इस हित को सामंजस्य नहीं बना पाता है कोई उम्मीदवार या कोई पार्टी, तो उस पार्टी को भी सारा वोट उसको नहीं मिल पाता है। फिर बहुत सारे लोग आज हैं भारत में जो पार्टी से नहीं जुड़े हैं बल्कि विचारधारा से जुड़े हैं, किसी उम्मीदवार से नहीं जुड़े हैं, किसी जाति से उसको मतलब नहीं है, भले वो किसी जाति से बिलोंग करते हैं, वो पार्टी से मतलब रखते हैं और पार्टी के विचारधारा से मतलब रखते हैं। जो पार्टी उन्हें पसंद आती है उन्हें वो वोट करते हैं, जो विचारधारा उन्हें पसंद आती है उन्हें वो वोट करते हैं। तो इस प्रकार जाति ही राजनीति में सब कुछ है, ये मन से निकाल देना चाहिए। इसका एक विरोधाभास यही है कि कोई भी एक जाति का इतना संख्या नहीं है किसी क्षेत्र में कि अकेले वो जाति जिता दे। दूसरा, एक ही जाति के बहुत सारे उम्मीदवार खड़े होने पर जिसकी संख्या ज़्यादा है वोट के बिखराव हो जाते हैं। फिर एक ही जाति के सारे वोट किसी उम्मीदवार या पार्टी को मिल जाए, यह भी जरूरी नहीं है। एक ही जाति के गरीब और अमीरों के हित अलग अलग होते हैं, यह भी सत्य है। फिर एक ही जाति के लोग
सभी वोट इसलिए भी नहीं ले पाते हैं कि बहुत सारे लोग विचारधारा और पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब भले ही किसी खास जाति का व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन वो दूसरे विचारधारा से अगर ताल्लुक़ रखता है, उसको सपोर्ट करता है, तो लोग उसको वोट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जाति ही सब कुछ है हमारे राजनीति में, भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में। यह भी सही नहीं है। इस वीडियो को मैंने इसीलिए जोड़ना सही समझा। चलिए अब लोग मिलते हैं फिर से अगले चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।